हेलो स्टूडेंट, अरुण सर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी स्टूडेंटों के हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराएंगे, वो भी निःशुल्क कराएंगे, ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है, जैसे आबकारी आरक्षक हो गया, एसआई भर्ती हो गया, ठीक है, और साथ साथ पुलिस जो जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस, साथ ही साथ एडीओ के एग्ज़ाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और आज हम हिंदी का पहला टॉपिक, हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित आज वीडियो बनाए हैं, और हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप हमसे जुड़िए और आप हिंदी को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हिंदी भाषा का विकास किन किन भाषाओं से हुआ, कितने चरणों में हुआ, कितने समय लगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो हमें लिपि प्राप्त हुई थी या जो हमें भाषा प्राप्त हुई थी, उसे ना ही हम पढ़ पाए हैं और ना ही समझ पाए हैं। ठीक, विकास को कहाँ से देखते हैं? हम देखते हैं वैदिक काल से। वैदिक काल से इसलिए देखते हैं क्योंकि वैदिक काल में संस्कृत भाषा का प्रचलन दिखाई देता है, क्योंकि वैदिक काल में विभिन्न सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसलिए सबसे प्राचीन भाषा अगर माने तो संस्कृत भाषा है। ठीक है, संस्कृत भाषा को दो रूपों में देख सकते हैं, एक होता है वैदिक संस्कृत के रूप में, एक होता है लौकिक संस्कृत के रूप में। ठीक है, वैदिक संस्कृत क्लिष्ट भाषा थी। ठीक है, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे डिटेल से, अभी ओवरव्यू समझ लेते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृत क्लिष्ट भाषा थी। ठीक है, इसलिए लोगों तक नहीं पहुंच पाई। ये ब्राह्मण पुरोहितों या फिर वेदों उपनिषदों में ही यह रहकर सीमित था। लेकिन इसी का जो अगला सुधार रूप जो आया, लौकिक संस्कृत के रूप में आया। ये क्लिष्ट नहीं, जबकि वैदिक संस्कृत से थोड़ा सरल था, इसलिए लोगों तक पहुंचा, लोग इसका प्रयोग करने लग गए, और प्रयोग करने के कारण लौकिक संस्कृत क्या हुए, प्रचलन में आया। लौकिक संस्कृत जो होता है बदल कर पाली भाषा में आया। ठीक है, पाली भाषा बुद्ध जी इसी में उपदेश दिए हैं। पाली भाषा फिर बदल कर प्राकृतिक भाषा में आया, और प्राकृतिक भाषा और बदल कर समय के साथ अपभ्रंश भाषा में बदला, और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश भाषा से हुआ। अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। यदि एग्जाम में पूछता है हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ, अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की क्या हो गई, जननी हो गई। इसका मतलब पाली भाषा की भी जननी कही जाएगी, प्राकृत भाषा की भी जननी कही जाएगी, अपभ्रंश भाषा की भी जननी कही, और हिंदी भाषा की। यदि पूछता है एग्जाम में कि हिंदी भाषा की जननी कौन है, संस्कृत भाषा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि इनका कालक्रम क्या था और क्या क्या विशेषताएं थी इस भाषा के अंतर्गत। ठीक है, देखो, सबसे पहला बताया था कि संस्कृत जो था, संस्कृत, ठीक है, उसको दो भागों में बांटा गया था। एक होता है वैदिक संस्कृत था, ठीक है, और दूसरा होता है लौकिक संस्कृत था। ठीक है, लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत को 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के अंतर्गत वैदिक संस्कृत चला। वैदिक संस्कृत कैसी थी? इसमें जो होता है ब्राह्मण और पुरोहितों की भाषा थी, इसलिए इसमें वेद, उपवेद, उपनिषद, पुराण आदि चीज़ों की रचनाएं की गई इसी समय। इसी को ही वैदिक संस्कृत को देवों की भाषा कहा गई, आर्यों की भाषा कहा गई, और क्या कहा गया, और साथ ही साथ कहा गया कि हिंदी भी जो है जननी वैदिक संस्कृत को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? वैदिक संस्कृत को ही इसकी जननी माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जो है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत के बाद आया, इसलिए 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इसका समय दिखाई देता है। ये आम जनता में प्रचलन हुआ क्योंकि यह वैदिक संस्कृत से सरल थी। इसमें महत्वपूर्ण जो रचनाएं की गई थी वो मेन थी रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, कामसूत्र। पाली भाषा, देखो, संस्कृत के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो लौकिक संस्कृत था, लौकिक। ठीक है, लौकिक संस्कृत के बाद क्या आया? पाली आया। इसी पाली को क्या कहा गया? प्राकृत वन भाषा कहा गया। ठीक है, यही पाली भाषा मुख्य रूप से सबसे पहले और सबसे ज़्यादा, प्रारंभिक दौर पे तो बहुत लोगों ने उपयोग किया, लेकिन सबसे ज़्यादा
इसे प्रचलन के दौर पर बुद्ध जी द्वारा लाया गया, क्योंकि गौतम बुद्ध इसी भाषा में लोगों के बीच उपदेश देते थे। तो पाली भाषा का इन्होंने मुख्य रूप से प्रयोग किया था। इनके द्वारा जो इनकी ग्रंथ है त्रिपिटक, ये भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, इसे ही देश भाषण कहा जाता है। प्रथम देश भाषण इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पहला ऐसे भाषा था जिसमें लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए। जनता से लेकर जो उपदेश देने वाले वो हैं, इसीलिए क्या हो गया, देश भाषण इसे कहा गया। जैसे देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि अक्षर जो है एक संस्कृत का शब्द है। ठीक है, यह जो होता है जब संस्कृत से लौकिक संस्कृत आया, लौकिक संस्कृत के बाद क्या आया, पाली भाषा आया, तो ये अक्षर को अब कैसे लिखने लग गया, पढ़ने लग गया, अक्षर। कैसे पढ़ने लग गया, अक्षर। ठीक है, तो देखो बदलाव दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार पाली भाषा के बाद आया प्राकृत भाषा आया। ये प्राकृत भाषा जो होता है पाली भाषा के बाद आया, इसलिए इसका जो सन था 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक था। ठीक है, मुख्य रूप से जो प्राकृत भाषा के विकास में सर्वाधिक योगदान अगर माना जाता है तो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं उनके द्वारा जो होता है इसी भाषा में उपदेश दिए थे, इसीलिए सर्वाधिक प्रचलित प्राकृत भाषा जैन धर्मों द्वारा ही कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपना जो ग्रंथ है, जैसे जैनियों ने जो अपना ग्रंथ साहित्य लिखे, आगम साहित्य, वो भी किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। ठीक है, प्राकृत भाषा लोगों के बीच की भाषा भी थी। प्राकृत भाषा के बाद क्या आया, प्राकृत भाषा के बाद आया अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा में क्या होता है कि अपभ्रंश भाषा का अर्थ ही मैं बताया था कि पतन और गिरा हुआ भाषा है। मतलब ये सभी भाषाओं को फिल्टर करते 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 अपभ्रंश भाषा है, जहाँ सभी भाषाएं अलग अलग अपने क्षेत्र के हिसाब से बोलना शुरू किए। यदि अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो पतंजलि ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, और आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास भी अपभ्रंश से माना जाता है। देखो अपभ्रंश पाली आया, पाली के बाद प्राकृत आया, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, और अपभ्रंश के बाद आया है हिंदी। कौन सी भाषा आया है, हिंदी भाषा आया। ठीक है, हिंदी भाषा, इसीलिए अपभ्रंश भाषा को सभी भाषाओं का विकास के तौर पर देखा जाता है। जैसे अपभ्रंश भाषा माने सौरसेनी, पैसाची, व्राचड़, महाराष्ट्री, मगध और अर्धमागधी, 6 प्रकार के हुए। अब ये अपभ्रंश भाषा है, इन्हीं के अंतर्गत अन्य शाखाओं का भी विकास हुआ। जैसे देखो पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, इसी सौरसेनी से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है, हिंदी भाषा का विकास हुआ है। किससे हुआ है, सौरसेनी से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, यदि क्वेश्चन बनता है हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश अगर दिया तो अपभ्रंश से हुआ है, सौरसेनी दिया है तो सौरसेनी से हुआ है, क्योंकि अपभ्रंश के अंतर्गत ही जो 6 प्रकार की अन्य भाषाओं में परिवर्तन आया उसमें सौरसेनी से क्या बना है, हिंदी भाषा का विकास हुआ है। पैसाची, लहंदा और पंजाबी भाषाओं का विकास हुआ है। व्राचड़ से क्या हुआ है, सिंधी भाषा का विकास हुआ। महाराष्ट्री से मराठी। मगध, देखो मगध की भाषा मगध में लिखा गया है, अर्धमागधी में लिखा गया बोलते हैं। बिहारी, बंगाली, उड़ीसा जो पूर्व तरफ के क्षेत्र हैं, ठीक है, वो क्षेत्र के होते हैं। जो अर्धमागधी भाषा है, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी तो हुआ है, साथ साथ कौन सा आता है, बघेली भाषा का भी विकास इसी से हुआ है। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी बोली है, भाषा है, वो किसकी देन है, अर्धमागधी की देन है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अपभ्रंश भाषा क्या है। और अपभ्रंश भाषा में जो अन्य भाषाएं बने हैं उनकी शाखाओं में हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, सौरसेनी से हुआ है। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास अर्धमागधी से हुआ है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अब देखो यहाँ तक तो क्रम समझ ही, हिंदी भाषा को हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या चीज़ है। देखो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है। मैंने बताया था हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी जो है, जिसकी हिंदी भाषा किससे जन्म हुआ है, तो स्वाभाविक बात है, बताया था इसको भी संस्कृत भाषा से हुआ है, क्योंकि संस्कृत भाषा सबसे पहले आया वैदिक समय, उसी से अन्य भाषाओं का विकास हुआ। तो हिंदी भाषा की जननी भी किसे कहा जाएगा, संस्कृत को कहा जाएगा। हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया है, फारसी की भाषा है। हिंदी जो है
फारसी भाषा, इसको याद रखना। हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी भाषा के जनक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक है, अब हिंदी किस भाषा परिवार को हम आगे भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी जो होता है भारोपी परिवार की भाषा है। ठीक है, उल्लेख संविधान में जो उल्लेख है 17 भाग 17 में उल्लेख है संविधान में। ठीक है, हिंदी को राजभाषा के तौर पे देखा जाता है और हिंदी को देवनागरी रूप में लिखा जाता है। देवनागरी रूप में लिखा जाता है। देखो, हिंदी को राजभाषा माना जाता है। क्या माना जाता है? राजभाषा माना जाता है, पहला। ठीक है, दूसरा माना जाता है कि ये 343 में बताया गया है कि हिंदी जो होता है राजभाषा होगी और देवनागरी लिपि होगी। क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, देवनागरी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि होगी। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि मातृभाषा है। और जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं। देखो, हिंदी तक की हमें भाषा प्राप्त हो गई। हिंदी कैसे मिला, क्रम को समझ लिए। अब भाषा को समझते हैं। भाषा क्या है? देखो, भाषा क्या होगा? मनुष्य द्वारा जो बोली जाती है वो सार्थक होनी चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए। जो भी हम बोल रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संचार का माध्यम स्थापित कर रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं यदि सामने वाला उसको समझे या उस बात पे क्या हो, अर्थ प्रकट हो, उसे ही क्या कहेंगे? कौन सी भाषा बोलेंगे? उसे भाषा का रूप दिया जाएगा। सार्थक होना चाहिए। भाषा जो होता है भास धातु, किससे? भास धातु संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना या व्यक्त करना। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? बोली होगी। वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। उसी प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? बोली होगी। तो याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है और बार बार पूछा गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली होती है। भाषा के प्रकार को समझते हैं। देखो, भाषा को अगर प्रकार को देखिए तो 3 तरीके से बांटा गया है और हम समझ भी सकते हैं कैसे 3 तरीके। सबसे पहली भाषा होती है मौखिक, जो बोलकर हम समझते हैं और जो सर्वाधिक और सबसे ज़्यादा उपयोग होती है। ठीक है, सबसे सरल भी है। दूसरा होता है लिखित भाषा। जो भाषा हम बोल रहे हैं उसी को हम लिखित रूप में लिखते हैं तो लिखित भाषा हो जाती है, जैसे पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़। थर्ड होता है सांकेतिक भाषा, जो सबसे कठिन है। सांकेतिक भाषा मतलब इशारों से बात करना। ठीक है, इसे ही सांकेतिक भाषा होता है, एक संकेत के माध्यम से बात करना। ठीक, उसके बाद देखते हैं भाषा के अंग। अब भाषा के अंग कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, भाषा के अंग क्या क्या हो सकते हैं? पहला दिया है ध्वनि। क्या दिया हुआ है? ध्वनि। दूसरा दिया हुआ है अर्थ और तीसरा होता है वाक्य। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर भाषा के अंग में किनको किनको शामिल कर सकते हैं। ध्वनि इसलिए शामिल होगा क्योंकि हम बोल रहे हैं तो हमारे मुख से जो निकल रहा है वो ध्वनि के माध्यम से निकल रहा है, पहला चीज़, इसीलिए ध्वनि होगा। दूसरा, भाषा के परिभाषा में ही देखें कि भाषा उसे कहेंगे जिसका सार्थक अर्थ हो। यदि अर्थ होगा तभी भाषा होगा, इसलिए इसके वाक्य। और तीसरा का वाक्य, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो एक वाक्य के फॉर्म में बोलेंगे, इसीलिए वाक्य को भी क्या कहा गया है? भाषा के अंग के रूप में बताया गया है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। लिपि। देखो, लिपि और भाषा में काफ़ी अंतर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कैसे? देखो, अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो भाषा हुई। अगर उसका सार्थक अर्थ निकलता है तो क्या हो जाएगी? भाषा होगी। भाषा हुई अगर सार्थक अर्थ निकल रहा है। अगर उस भाषा को मुझे लिखना है, कॉपी में लिखना है, पुस्तक में लिखना है, कहीं और लिखना है, तो लिखने के लिए जिस चिन्हों का या जिस तरीक़ों का मैं प्रयोग करूँगा वो क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ, भाषा को व्यक्त करने के लिए, क्या करने के लिए? व्यक्त करने के लिए जो तरीके अपनाऊंगा, जो चिन्ह अपनाऊंगा, वो चिन्ह क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे। भाषा को जो लिखने का एक तरीका है वही लिपि होता है। देखो, लिपि में अगर देखें, समझते हैं लिपि में सारा चीज़। अगर देवनागरी लिपि, जो हमारी लिपि, हिंदी की लिपि, देवनागरी में हम का को ऐसा लिखते हैं, ये का हो गया, ये देवनागरी लिपि है। लैटिन भाषा, लैटिन जो लिपि होती है अंग्रेजी भाषा में,
के लिखते हैं। उच्चारण एक ही है लगभग, लेकिन लिखने का तरीका, क्योंकि ये देवनागरी लिपि है। क्या लिपि है? देवनागरी लिपि है। ठीक है। और ये कौन सा लिपि है? रोम लिखेंगे, उनकी भी लिपि होगी। वो इस तरीके से का को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं। इसका मतलब भी का हो गया, इसका मतलब भी का हो गया, और इसका मतलब भी का हो गया। तो कहने का मतलब तीनों का मतलब का है, उच्चारण तो सेम है, लेकिन लिखने का तरीका या उसके जो चिन्ह होते हैं वो अलग तरीके से बनते हैं। इसी को क्या कहा गया है? लिपि कहा गया है। ठीक है, तो लिपि कहा गया है। यहाँ तक के समझ गए। देखो, देवनागरी लिपि जो है भारत की प्रमुख लिपि है, क्योंकि हम हिंदी जो लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लिपि यही है। ठीक है, देवनागरी लिपि एक साइंटिफिक लिपि है, क्योंकि यहाँ स्वरों, व्यंजन, ठीक है, ये सारे चीज़ों को एक वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध किया गया है, जो अन्य भाषाओं में उतना अच्छे से दिखाई नहीं देता। इसलिए क्या है, ये वैज्ञानिक भाषा भी है। देवनागरी लिपि हमेशा हम लिखते हैं बाएं से दाएं जाते हैं। कहाँ से? बाएं से दाएं की ओर जाते हैं देवनागरी लिपि में। ठीक है, अब देवनागरी लिपि में अक्षरों के नाम, मतलब देवनागरी लिपि में ये कहा जाता है कि हम जैसा लिखेंगे वैसा बोलेंगे, या हर ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देवनागरी की लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं। पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन से भाषाएं आती हैं और लिखे जाते हैं। तो देखो, हिंदी तो आती है, पहला हिंदी तो आ गई। ठीक है, मराठी भी आती है देवनागरी लिपि में, और कोंकण, सिंधी, कश्मीरी, हरियाणी, डोंगरी, खसी, नेपाली भाषा। इसको भी पूछा जाता है अधिकतर कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो नेपाली भाषा है। ठीक है, साथ ही साथ जो संस्कृत भाषा है, याद रखना है, इसमें नहीं लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि है, मराठी भी है, साथ ही नेपाली भी है, और जैसे राजस्थानी है, संथाली है, मैथिली है, नागपुरी, भोजपुरी, ये सारी भाषाएं क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर कि कौन सी इनमें से कौन सी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती। मोस्टली 4-5 को सबसे अधिक पूछा जाता है, जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, ठीक है, नेपाली, ये भाषाओं को मुख्य रूप से पूछा जाता है। तो देखो, यहाँ तक हमारा जो है भाषाओं का विकास और क्रम कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम जो भाषा जो परिवार है उसका वीडियो बनाएंगे, और दोनों वीडियो का हम फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और बहुत जल्दी हम इसका नया क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।